हेलो स्टूडेंट। वासुदेव एजुकेशन के ऊपर मैं नरेश सैनी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कि एक फ्लावर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, किसी भी प्लांट के अंदर एक फ्लावर किस प्रकार से फॉर्म होता है। जैसे हमने कहा था कि जो भी फ्लावर है जिस तंतुनुमा स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ हमारी पादप की शाखा से जुड़ रहा था उस भाग को हमने बोला था क्या, पैडी सेल। यानी कि पेडिसल पुष्प प्रंत हमारे पुष्प का वो भाग था जो हमारे पुष्प को शाखा से जोड़े रखने का क्या करता था, काम करता था। इसके बाद में हमने कहा था कि कोई भी जो पुष्प होता है उसमें दो प्रकार के अंगक यानी कि सहायक अंग और आवश्यक अंग मौजूद होते हैं। जैसे हमने कहा था सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला जो रोल होता है किसी भी फ्लावर में वो उसका सेपल होता है। और सेपल्स के लिए हमने कहा था किसी भी फ्लावर के अंदर उपस्थित सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हीं को हमने क्या कहा था, सेपल। उसके बाद में हमने कहा था कि जो भी कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल बोला जाता है। इसके बाद में हमने कहा था कि जो पेटल और सेपल जो दोनों हैं ये किसी भी फ्लावर के केवल और केवल सहायक अंग होते हैं, जिसमें सेपल का फंक्शन हमने बताया था कि सेपल जो होती है वो हमारे फ्लावर के आंतरिक भागों को सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। पेटल्स का जो मेन फंक्शन था वो हमने बताया था कि पेटल्स किसी भी फ्लावर के अंदर इंसेक्ट को पोलिनेशन प्रोसेस के लिए अट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो किनका होता है, पेटल्स का। साथ ही जो नेक्टर होता है पुष्प में यानी कि जो हनी या शहद बनता है किसी भी फ्लावर के अंदर जिसको अपने न्यूट्रिशन के रूप में इंसेक्ट जो हैं वो खाने के लिए आते हैं, वो बनाने का काम भी किसका था, पेटल्स का। इसके बाद में हमने कहा था कि किसी भी फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने कहा था क्या, एंथर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात की जाए तो उसे हमने कहा था कार्पल या पिस्टिल बोला था। और इस कार्पल या पिस्टिल के हमने तीन पार्ट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था सबसे ऊपर ब्रॉड पार्ट स्टिग्मा, उसके बाद में नीचे जो सिलेंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर थी उसे स्टाइल, और सबसे नीचे जो स्फेरिकल पार्ट मौजूद था उसे हमने ओवेरी बोला था। इसी प्रकार से हमने जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या था, स्टेमन था। इस स्टेमन के हमने मेनली दो ही पार्ट बताए थे। पहला पार्ट सबसे ऊपर की तरफ जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थी उसे एंथर, और उसके नीचे की तरफ जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर लग रही थी उसे क्या नाम दिया था, फिलामेंट। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन अंग कौन सा होता है, जिसके लिए मैंने अभी कहा है कि किसी भी फ्लावर के अंदर उपस्थित एक स्टाल्क नुमा बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर होती है, इसी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, यहां पर ओवरऑल स्टेमन बोला जाता है। और इस स्टेमन की अगर बात करें तो मेनली हमने इसके दो पार्ट बताए थे। सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर थी, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात तो इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हमने कहा था एंथर। और इस स्ट्रक्चर को हमने एंथर नाम इसी वजह से दिया था क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन यानी कि यहां पर पोलन ग्रेन्स या मैं कहूं पराग कण जो हैं, इन पराग कणों का क्या होता था, निर्माण होता था। तो पराग कणों का निर्माण हमारे नर जननांग के जिस भाग में होता है उसी भाग को हमने नाम दिया था यहां पर क्या, एंथर, या इसी को कहें बोला था पराग कोश। और इस पराग कोश के लिए अगर कहा जाए तो ये पराग कोश हमेशा कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर अगर बात की जाए हमारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं।
और नीचे की तरफ अगर बात की जाए, जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था क्या? फिलामेंट। लेकिन अगर आगे बात की जाए तो यहां पर जो एंथर है और फिलामेंट है, इन दोनों को जोड़े रखने का काम जो है वो कुछ कनेक्टिव सेल्स करती है। इन कनेक्टिव सेल्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं यहां पर? कनेक्टिव, यानी कि संयोजी बोला जाता है। और संयोजी जो होता है वो हमारे इस नर जननांग के दोनों भागों को आपस में जोड़े रखने का क्या करता है? काम करता है। अब अगर बात करें यहां पर पराग कोश जो होता है, ये पराग कोश ही हमारा कैसा भाग होता है? फर्टाइल भाग होता है, यानी कि फर्टाइल पार्ट होता है। और इसी फर्टाइल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो हमें आगे चल करके इसी एंथर की क्या देखनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि एंथर जो होता है वो एक किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। बात करें यहां पर एंथर की स्ट्रक्चर की, तो एंथर की स्ट्रक्चर में एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर अभी हमने देखा है कि एंथर जो है एक तो कैसा भाग? फर्टाइल पार्ट है या फर्टाइल भाग है। और इसी फर्टाइल पार्ट के लिए हमने कहा है कि ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक बाइलोब्ड। लगभग हमारे सभी आवर्त बीजी पादप जो होते हैं, आवर्त बीजी के अंदर एंथर होता है वो किस प्रकार का होता है? बाइलोब्ड होता है, यानी कि हम कहें द्विपालित होती है। तो यहां पर एक नोट होता है जिसके लिए हम बोलते हैं यहां पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, जैसे मालवेसी जो फैमिली है, मालवेसी फैमिली के कुछ मेंबर जो हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल कहूं तो मालवेसी फैमिली के अंदर ही आता है हमारा रोज, रोज रहा कोमा, लेडी फिंगर रहा कोमा, कोटन रहा। तो लेडी फिंगर, रोज और कोटन जो प्लांट है हमारे, इन प्लांट्स के अंदर जो भी हमारा एंथर होता है वो एंथर बाइलोब्ड ना होकर के किस प्रकार का होता है? यहां पर यूनी लोब्ड होता है, यानी कि यहां पर केवल और केवल इनके एंथर में एक ही लोब क्या होती है? मौजूद होती है। और यहां पर यूनिलोब्ड होने के कारण इसके अंदर ओवर टू माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। टू माइक्रो स्पोरेंजिया मौजूद रहती है, यानी कि जिनके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स या मैं कहूं माइक्रोस्पोर्स की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। अगर मैं कहूं एन का अगर क्या काटा जाए यहां पर टी एस सेक्शन काटा जाए, तो यहां पर इस एंथर की वॉल्स के अंदर या कहूं एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओवरऑल दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, जिसमें पहली स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या? एंथर वोल या परागकोश भित्तियां। और दूसरे नंबर पर आता है इसके अंदर स्पोरो जीनस टिश्यू सेल्स, बीजाणुजन उत्तक कोशिकाएं। और जो भी यहां पर बीजाणुजन उत्तक कोशिकाएं हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं बीजाणुजन उत्तक कोशिकाओं से आगे चल करके बीजाणुओं का, लघु बीजाणुओं का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो एंथर की
स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो है, इस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर लगभग लगभग हमेशा कैसी होती है, टेट्रा स्ट्रक्चर होती है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब होगा कि ये स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी, चतुष्फल। अभी हम इसकी क्या देखेंगे, यहां पर आउटलाइन देखेंगे। तो इस आउटलाइन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आउटलाइन स्ट्रक्चर हमेशा लगभग लगभग कैसी दिखाई देगी, यहां पर सर्कुलर दिखाई देती है। सर्कुलर यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये कैसी होगी, एकदम गोलीय या वर्ताकार दिखाई देगी। और इस वर्ताकार स्ट्रक्चर के अंदर ही हमें हमारी एंथर वॉल्स और स्पोरोजेनस टिश्यूज जो हैं वो क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि आगे चल करके हमारी इन एंथर की स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो एंथर का जब पीएस सेक्शन है तो इसकी जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में आपको इस प्रकार से सेक्शन जब भी काटा जाएगा तो वो सेक्शन इस प्रकार की फॉर्म में क्या होगा, दिखाई देगा। जिसमें मैं कहूं तो इस प्रकार से हमारी ये भी क्या होगी, हमारी एंथर होगा वो क्या होगा, दिखाई देगा। पीछे की तरफ हमने दिखाया था कि इसका जो भी हम क्या लेंगे, टीएस सेक्शन लेंगे। उस टीएस सेक्शन को जब यहां पर काटा जा रहा है तो उसी स्ट्रक्चर में ये दिखाई देगा। जैसे हमने दिखाया कि ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें इस प्रकार से नीचे की तरफ ये क्या रहेगा, ऐड रहेगा। तो इसी प्रकार की स्ट्रक्चर ये नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, यहां नीचे जाकर के हमारा क्या जुड़ा रहेगा, फिलामेंट जुड़ा रहेगा। तो ये जो सबसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर की तरफ इस प्रकार से एक एक क्या होती है, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो किनके द्वारा, एंथर वॉल्स के द्वारा एनक्लोज्ड रहती है, यानी कि घिरी हुई रहती है। चारों तरफ से जो सुरक्षित रहेगी माइक्रोस्पोरेंजियम वो किनके द्वारा रहेगी, यहां पर एंथर वॉल्स के द्वारा रहेगी। यहां पर जो भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, थीका। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या, कि ऑफ इज डाईथीकस, यानी कि प्रत्येक लोब होती है वो लोब हमारी कैसी होती है, डाईथीकस होती है। उसके अंदर ओवरऑल क्या होंगे, दो थीका। और मैं कंप्लीट एंथर की बात करूं तो उस एंथर के अंदर ओवरऑल हमारी थीका होंगी। और प्रत्येक के अंदर हमने कहा स्ट्रक्चर होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रत्येक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होने के कारण इसके अंदर कितनी, यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होंगी, मौजूद होंगी। यानी कि बीजाणु जन कोशिकाएं जो हैं वो क्या रहेंगी, परजेंट रहेंगी। अब मैं कहूं यहां पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आगे चल करके यहां पर जो एंथर वॉल्स है हमने कहा है इनसे क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। और ये जो चारों की चारों हमारी वॉल्स हैं, इन वॉल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चारों की चारों जो वॉल्स रहेंगी उसमें पहले नंबर वाली वॉल को बोला जाता है क्या, एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो होती है एंडोथीसियम। तीसरे नंबर पर अगर कहें तो होती है मिडल लेयर। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें जो होती
टैपिटम एपिडर्मिस को कहें तो बोला जाता है बाह्य, एंडोथीशियम को बोला जाए तो बोला जाता है अंतस्थ, मिडिल लेयर को कहा जाए तो बोल सकते हैं मध्य परत, कहा जाता है टैपिटम है। यानी कि ओवरऑल आउटलाइन डायग्राम में कहेंगे कि यहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या होगी, मौजूद रहेगी, जिसके अंदर सबसे बाहर की तरफ जो लेयर बना रहे हैं, ये सबसे बाहर की तरफ जो लेयर मौजूद होगी, इस सबसे बाहर की परत को ही बोला जाएगा क्या, एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, यानी कि एकल स्तरीय होती है, और साथ ही साथ कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ हमारी दूसरी क्या होती है, एंथर वॉल प्रेजेंट रहती है। और दूसरी एंथर वॉल होती है। इस दूसरी एंथर वॉल की अगर, एंथर वॉल को ही बोला जाता है एंडोथीसियम। यानी कि ये जो एंडोथीसियम होती है, इस एंडोथीसियम के लिए हम बोल सकते हैं कि एंडोथीसियम जो होगी, ये एंडोथीसियम हमेशा कैसी होती है, मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है। लेकिन सेल्स होती रहेंगी यहां पर थिन रहेंगी, पतली रहेंगी। और साथ ही साथ इस एंडोथीसियम बात करें मेन फंक्शन की, मुख्य कार्य की, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो डिहाइसेंस एंथर। एंथर के डिहाइसेंस में यानी कि पराग कोष के सहायता करती है। यानी कि जो भी हमारी एंथर की सेकंड वॉल होगी, कौन सी, एंडोथीसियम, वो सिंगल लेयर्ड होगी, थिन होगी, और साथ ही साथ एंथर के डिहाइसेंस में क्या करवाएगी, हेल्प करवाएगी। इसके बाद में अगर बात करें वापस से कि यहां पर नीचे होती है, जो अगर बात की जाए मल्टी लेयर, तो इस लेयर की जो एंडोथीसियम की क्या होती है, नीचे पर जो है, उसी को बोला जाता है यहां पर क्या, मध्य परत। और मध्य परत के लिए अगर बात करें, हमने कहा है कि मिडिल लेयर जो है, ये मिडिल लेयर जो मोस्टली 1 to 3 यानी कि 1 से 3 स्तरीय क्या होती है, मौजूद होती है। और साथ ही साथ यहां पर सेल्स भी थिन एंड पेरेनकाइमेटस की होती है, यानी कि थिन होंगी, पेरेनकाइमेटस होंगी, यानी कि जीवित होंगी। और साथ ही साथ यहां पर कह सकते हो कि इसकी सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो यहां पर हमारी मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर थिन पेरेनकाइमेटस और शॉर्ट लिव्ड होती है, जो कि हमारे एंथर के मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसके बाद में लास्ट अगर एंथर की अगर हम बात करें तो सबसे अंदर की तरफ एक और क्या होती है, यहां पर लेयर प्रेजेंट होती है। और इस लेयर की इस लेयर लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहां पर टैपेटम बोलते हैं।
और इसी टैपेटम लेयर को अगर बात की जाए हम आगे चल करके न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी हमारी क्या रहेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद रहेगी। इन माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का जो काम होता है वो किनका होता है, टैपेटम्स का होता है। इसी वजह से हमने टैपेटम को क्या बोला है, न्यूट्रिटिव लेयर बोला है। और यहां पर हमारी ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थी, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यहां बीच में अगर बात की जाए तो एक स्ट्रक्चर के द्वारा क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इस स्ट्रक्चर को हमने पीछे भी दिखाया है कि क्या बोला जाता है, कनेक्टिव बोला जाता है। यानी कि कनेक्टिव हमारी दोनों लोब्स को आपस में जोड़े रखने का क्या करती है, काम करती है। बात करें देखो टैपेटम की, तो टैपेटम लेयर जो होती है मोस्टली अगर हम कहें तो मोस्टली हमारी ये कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। साथ ही साथ अगर कहें सिंगल लेयर्ड होने के साथ साथ इसकी जो सेल्स होती है वो सेल्स प्रारंभ में तो कैसी होती है, यहां पर यूनिसेलुलर, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। ये प्रारंभ में जो भी सेल्स होगी उनके अंदर आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होता जाता है यहां पर हमारी जो भी क्या होंगी, टैपेटम सेल्स होंगी। ये टैपेटम सेल्स के अंदर 2 और मोर न्यूक्लियस क्या होते जाएंगे, प्रेजेंट। कि हमारी जो भी टैपेटम सेल हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती जाएंगी। इनको होना भी पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे बीजाणुजन कोशिकाएं हमारी किनका फॉर्मेशन करेंगी, यहां पर पराग कणों का फॉर्मेशन करेंगी, तो उन्हें जितना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा उसके लिए इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो भी टैपेटम सेल्स हैं उन टैपेटम सेल्स के द्वारा अधिक न्यूट्रिशन बनाना है, तो इन्हें अपनी सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सबसे अंदर की तरफ हमने कहा है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कुछ होमोजीनस कोशिकाओं का क्या होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये होमोजेनस सेल्स का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को अगर बात यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू, और आगे चल करके यही स्पोरोजीनस टिश्यू जो है हमारा वो किनके अंदर, इनकी कोई भी जो सेल है वो पोलन मदर सेल या मैं कहूं माइक्रो सेल की फंक्शन करने लगेंगी, जिनमें मियोसिस होने की वजह से आगे चल करके हमारे जो भी पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है उन माइक्रोस्पोर इन सेल्स के अंदर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर जो भी हमारी स्ट्रक्चर रहेगी एंथर की, उस एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर बाहर की तरफ हमने कहा है कि 4 लेयर्स होती हैं, जिनमें से ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं उनका मेन काम जो होता है वो रहता है क्या, प्रोटेक्शन का। यानी कि मैं कहूं ये केवल हमारे अंदर स्थित जो स्पोरोजीनस टिश्यू सेल या माइक्रोस्पोरेंजियम है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। जिसमें हमने एंडोथीसियम का आगे चल करके स्पेशल काम बताया, क्योंकि इसकी सेल आर्द्रता ग्राही होने के कारण इसकी सेल्स के द्वारा एंथर के डिहाइसेंस में यानी कि रैप्चर होने में क्या करता है, हेल्प करता है। मिडिल लेयर का भी मेन काम प्रोटेक्शन का होता है, लेकिन टैपेटम जो है उसके लिए हमने कहा है कि इसको न्यूट्रिटिव लेयर बोला जाता है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहे माइक्रोस्पोर को पोषण देने का क्या करती है, काम करती है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि इसकी सेल्स मोस्टली सिंगल लेयर्ड होंगी, साथ ही साथ सेल्स प्रारंभ में तो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है इसकी सेल्स
टू या मोर न्यूक्लिएटेड यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। और इनकी जो सेल्स होंगी हमारी टेपेटम की सेल्स, इनका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा, यहां पर मोर कंडेंस्ड रहता है। और मोर कंडेंस्ड होने के कारण ये अधिक से अधिक न्यूट्रिशन को क्या कर पाता है, यहां पर अपने अंदर स्टोर कर पाता है। बात करें, देखो जो भी हमने यहाँ पर एंथर की स्ट्रक्चर देखी है उसका अगर आउटलाइन डायग्राम देखे तो हमने यही दिखाया है कि सबसे बाहर की तरफ जो हमारी लेयर है उस लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल जो है वो क्या कहलाएगी, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे की तरफ जो 1 2 3 लेयर्ड होंगी वो किसकी रहेंगी, मिडिल लेयर की। और मिडिल लेयर के सबसे नीचे की तरफ की इनर मोस्ट सबसे आंतरिक जो भी परत होगी वो कौन सी होगी, टेपेटम होगी। बीच में हमने दिखाया है कि यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो कनेक्टिव क्या कर रही है, हमारी दोनों एंथर की बाइलोब्स को जोड़े रखने का काम कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि इनकी तरफ क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू अभी हमने कहा है कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइक्रो रेंजिया के अंदर की बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित होता है। बात करें इसके सेलुलर डायग्राम की, अगर हम यहां से एक छोटा सा सेक्शन काटते हैं तो हमने कहा था कि एपिडर्मिस हमारी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, थिक होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। उसी प्रकार से हमने एंडो कि सब एपिडर्मिल लेयर यानी कि एपिडर्मिस के नीचे वाली परत और एपिडर्मिस एंडोथीसियम, इसके लिए भी हमने कहा था कि ये मोस्टली कैसी होती है, हमारी सिंगल लेयर्ड होती है। लेकिन इसका मेन काम हमने बताया था हाई सेंस ऑफ एंथर के अंदर क्या करवाना, यहां पर हेल्प करवाना, यानी कि एंथर के अंदर जो भी पोलन ग्रेन बनेंगे उन्हें बाहर रिलीज करवाने में हेल्प कौन करती है, एंडोथीसियम के नीचे हमने दिखाई है कि ये जो दो लेयर हमारी बनती हुई दिखाई दे रही मिडिल लेयर की, और हमने कहा था कि मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर्ड होती है, इसकी सेल्स थिन होती है और इसका भी मेन काम प्रोटेक्शन में हेल्प करने का होता है। लास्ट हमारी लेयर कौन सी, टेपेटम, जिसके लिए कहा था कि सिंगल न्यूक्लिएटेड रहेगी प्रारंभ में, लेकिन बाद में इससे इस प्रकार से दो से अधिक न्यूक्लियस की धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, फॉर्मेशन। और यहां पर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस्ड दिखा है, जो कि हमने कहा है भी कि इसका जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होगा वो कंडेंस। और सबसे ये सेल्स दिखाई गई है हमारी, किनको दिखाई गई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके लिए हमने कहा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया में स्थित जो टिश्यू है इसकी हर सेल किसकी तरह वर्क करती है, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इसी में मियोसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारी टेपेटम जो है वो कितने टाइप की होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।